कैब दरवाजे पर आ खड़ी हुई। सारा सामान बांधा हुआ तैयार रखा था। अशोक अपने कमरे में खड़ा सा उस चिर परिचित महक को अंदर अपने समेट रहा था, जो उसके बचपन के अनमोल निधि थी। अशोक के 3 वर्षीय बेटे कबीर ने इसी कमरे में घुटनों के बल चलकर खड़े होना और फिर अपनी दादी की उंगली पकड़कर पूरे घर में घूमना सीखा था। अशोक की पत्नी छाया एक जापानी कंपनी में काम करती थी। वह सुबह 8 बजे निकलती तो शाम को 7 बजे ही वापस लौटती। ऐसे में कबीर अपनी दादी के हाथों ही पला बड़ा था। नौकर दीपू के साथ उसकी खूब पटती थी, जो उसे कभी कंधे पर बिठाकर तो कभी उसको 3 पहियों वाली साइकिल पर बिठाकर सैर कराता। अक्सर शाम को जब छाया लौटती तो कबीर घर में ही न होता और छाया बेचैनी से बेटे का इंतज़ार करती। किंतु जब दीपू के कंधे पर चढ़ा कबीर घर लौटता तो नीचे कूदकर सीधे दादी की गोद में जा बैठता और तब छाया का पारा चढ़ जाता। दादी के कहने पर कबीर छाया के पास आ जाता तो जरूर, किंतु कुछ इस तरह मानो अपनी माँ पर एहसान कर रहा हो। ऐसे में छाया और भी चिढ़ जाती। मन ही मन इसे अपनी सास की एक चाल समझती। लगभग 5 वर्ष पूर्व जब छाया इस घर में बहू बनकर आई थी तो जगमगाते सपनों से उसका आंचल भरा था। पति के हृदय पर उसका एक छत्र साम्राज्य होगा। हर औरत की तरह उसका भी यही सपना था, किंतु उसके पति अशोक के हृदय में किसी कोने में उसकी माँ की मूर्ति भी विराजमान थी, जिसे लाख प्रयत्न करने पर भी छाया वहाँ से निकाल कर फेंक न सकी। छाया की मन की कुड़हन ने घर में छोटे मोटे झगड़ों को जन्म देना शुरू कर दिया था, जिन्होंने बढ़ते बढ़ते लगभग कलह का रूप ले लिया था। इस सारे झगड़े झंझटों के बीच में पिस रहा था तो बेचारा अशोक, जो सीधा साधा इंसान था, वह आपसी रिश्तों को शालीनता से निभाने में विश्वास रखता था। अक्सर वह पत्नी को समझाता था कि माँ भावुक प्रकृति की हैं, केवल थोड़े मान प्यार से ही संतुष्ट हो जाएंगी। किंतु छाया ने सास को अपनी माँ के रूप में नहीं, प्रतिद्वंदी के रूप में स्वीकारा। इन 5 वर्षों ने अशोक की माँ को एक हंसते बोलते इंसान से एक मूर्ति में परिवर्तित कर दिया। अपने चारों ओर मौन का एक कवच सा लपेटे माँ दीपू की मदद से सारे घर की साथ संभाल करती। उनके मन में किसी कोने में आशा का एक नन्हा दीप अभी भी जल रहा था कि शायद कभी बहू के नारी हृदय में छिपी बेटी की ममता जाग उठे और वह उनके गले लग जाए। किंतु छाया की बेरुखी माँ के हृदय पर नित्य कोई ना कोई नया प्रहार कर जाती और वे आंतरिक पीड़ा से तिल मिलाकर अपने कमरे में चली जाती। भरी आंखें छलके और बेटा उन्हें देख ले, इससे पहले ही वे उन्हें पोंछ डालती और एक गंभीर मुखौटा चेहरे पर चढ़ा लेती। समय इसी तरह बीत रहा था कि एक दिन अशोक को तब्दीली का आदेश मिला। शाम को माँ के पास बैठ उनके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम अशोक ने खिले चेहरे से माँ को बताया, माँ, मेरी तरक्की हुई है और तब्दीली भी हो गया है। माँ चौंक उठी। बदली भी हो गई है? हाँ, अशोक उत्साह से भरकर बोला। बेंगलोर जाना होगा, दफ्तर की तरफ से मकान भी मिलेगा और गाड़ी भी। तुम खुश हो ना माँ? हाँ, बहुत खुश हूँ। अशोक के सिर पर माँ ने हाथ फेरा। आंखें मानो वात्सल्य से छलक उठी और अशोक संतुष्ट होकर उठ गया। किंतु शाम को जब छाया लौटी तो यह खबर सुनकर झुंझुला उठी। क्या ज़रूरत थी यह प्रस्ताव स्वीकार करने की? हमें यहाँ क्या परेशानी है? मेरी नौकरी अच्छी भली चल रही है, वह छोड़नी पड़ेगी। तुम्हारी तनख्वाह जितनी बढ़ेगी उससे कहीं ज़्यादा नुकसान मेरी नौकरी छूटने का होगा। फिर बेंगलोर नया शहर है, आसानी से वहाँ नौकर भी नहीं मिलेगा। दीपू हमारे साथ जा नहीं सकेगा क्योंकि मुंबई में उसके माँ बाप हैं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। कैसे उल्टे सीधे फैसले कर
बैठ जाते हैं आप। बैग वही मेज पर पटक परेशान सी छाया सोफे पर ही पसर गई। थोड़ी देर बाद दीपू चाय ले आया। माँ को चाय दी? अशोक के पूछने पर दीपू बोला, जी साहब। माँ जी अपनी चाय कमरे में ले गई। सुन दीपू, अचानक छाया बोल उठी, साहब की बदली बेंगलोर हो गई है, तू चलेगा ना हमारे साथ? कबीर तेरे बिना नहीं रहेगा। साहब बेंगलोर जा रहे हैं? दीपू का चेहरा उतर गया। फिर मैं क्या करूँगा? मेरा बाप मुझे इतनी दूर नहीं भेजेगा। तेरी पगार बढ़ा देंगे। छाया त्योरी चढ़ाकर बोली। फिर तो भेजेगा ना तेरा बाप? नहीं दीदी जी, पगार की बात नहीं, मेरी माँ भी बीमार रहती है। तो ऐसा कह कि तू ही जाना नहीं चाहता। छाया गुस्से से भर उठी, वहाँ से उठ गई। फिर अगले कुछ दिन बड़ी व्यस्तता के बीते। अशोक को 1 महीने बाद ही बेंगलोर पहुँचना था। सो यह तय हुआ कि छाया 1 महीने का ज़रूरी नोटिस देकर नौकरी से इस्तीफ़ा दे और पति के साथ ही चली जाए, जिससे दोबारा आने जाने का चक्कर न रहे। अशोक ने पत्नी को समझाया, कबीर अभी छोटा ही है, वहाँ किसी स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। मम्मी तो साथ होगी ही, जैसे यहाँ सब कुछ संभालती हैं वहाँ भी संभाल लेंगी। बाद में कोई नौकर भी ढूंढ लेंगे, जिससे कि माँ पर ही सारे काम का बोझ ना पड़े। इन्हीं सारे फैसलों के साथ दिन गुजरते गए। घर में सामान की पैकिंग का काम शुरू हो गया। अशोक के ऑफिस की ओर से एक पैकिंग कंपनी को आदेश दिया गया था कि वे लोग सारा सामान पैक करके ट्रक द्वारा बेंगलोर भेजेंगे। घर की ज़रूरतों का लगभग सारा सामान पैक हो चुका था। फर्नीचर, बेड, रसोई का सामान, फ्रिज, टीवी आदि बड़े बड़े लकड़ी के बक्सों में बंद होकर ट्रक में लादा जा रहा था। अब बचा था तो केवल अपनी निजी ज़रूरतों का सामान, जैसे पहनने के लिए कपड़े आदि, जो उन्हें अपने साथ ही ले जाने थे। कुछ ऐसा सामान भी था जो अब उनके काम का नहीं था, जैसे मिट्टी के तेल का स्टोव, लकड़ी का तख्त, कुछ पुराने बर्तन आदि। इन्हें वे दीपू के लिए छोड़े जा रहे थे। गृहस्थी में चाहे अनचाहे न जाने ऐसा कितना सामान इकट्ठा हो जाता है जो इस्तेमाल न किए जाने पर भी फेंकने योग्य नहीं होता। ऐसा सारा सामान वे दीपू को दे रहे थे। आखिर 5 साल से वह उनकी सेवा कर रहा था, उसका इतना हक तो बनता ही था। छाया की इच्छा थी कि मकान रेंटल पर चढ़ा दिया जाए, किंतु अशोक ने मना कर दिया। मुंबई में मकान रेंटल पर चढ़ाकर किराएदार से वापस लेना कितना कठिन होता है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। इसलिए अपने सोनू के चचेरे भाई को एक कमरा अस्थायी तौर पर रहने के लिए दे रहा हूँ, जिससे मकान की देखभाल होती रहे। उस लड़के का नाम रोशन था। भला सा लड़का था। 4 महीने पहले ही पढ़ाई के लिए मुंबई आया था। बेचारा रहने की जगह ढूंढ रहा था। साफ सुथरा कमरा पाकर खुश हो गया। इन सब झंझटों से छुट्टी पाकर अशोक माँ के कमरे में गया और बोला, लाओ माँ, तुम्हारा सामान मैं पैक कर देता हूँ। किंतु माँ किसी मूर्ति की तरह गंभीर बैठी थी। शांत स्वर में बोली, मैं नहीं जाऊँगी बेटा। क्या? अशोक मानो आसमान से गिरा। क्या कहती हो माँ? हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाएंगे भला? अकेली कहाँ हूँ बेटा, माँ भरे गले से बोली। दीपू है, रोशन है, लेकिन वे सब तो गैर हैं। अपने तो हम हैं जिन्हें तुम्हारी देखभाल करनी है। हम तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दें? अपना कौन और पराया कौन? माँ की आवाज़ मानो हृदय की गहराइयों से फूट रही थी। जो प्यार करे वही अपना, जो ना करे वह पराया। नितांत सादगी से कहे गए माँ के इस वाक्य की मार से अशोक मानो तिलमिला उठा। वह बोझिल हृदय से बोला, छाया की दोषों की सजा मुझे दे रही हो माँ? नहीं रे, ऐसा क्यों सोचता है? मैं तो तेरे सुख की राह तलाश रही हूँ।
तुम्हारे बिना कैसा सुख माँ। और अशोक कमरे से बाहर निकल गया। छाया को जब यह बात पता चली तो अपने चिर परिचित व्यंग्यपूर्ण अंदाज में बोली, अब यह आपका कौन सा नया नाटक शुरू हो गया? किस बात का नाटक? माँ का स्वर दृढ़ था। सीधी सी बात है, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों? क्या मेरी इच्छा का कोई मूल्य नहीं? यह इच्छा की बात नहीं है, मुझे परेशान करने की आपकी एक और नई चाल है। आप खूब समझती हैं कि दीपू साथ नहीं जा रहा। कबीर आपके बिना रहता नहीं। उस नई जगह में मुझे अकेले सब संभालने में कितनी परेशानी होगी, इसलिए मुझसे बदला ले रही हैं आप। बदला तो मैं गैरों से भी नहीं लेती छाया। फिर तुम तो मेरी अपनी हो, बेटी हो मेरी। जिस दिन तुम्हारी समझ में यह बात आ जाए, मुझे लेने आना, तब चलूँगी तुम्हारे साथ। इतना कहकर माँ कमरे से बाहर चली गई। रात को अशोक के कमरे से बहू की ऊंची आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। सारी दुनिया को दिखाना है कि हम उनको साथ नहीं ले जा रहे हैं। हमारी बदनामी होगी, इसका भी ख्याल नहीं। पत्नी का व्यवहार अब अशोक की सहन शक्ति की सीमाएं तोड़ रहा था। आखिर उसने साफ बात कह ही डाली, दरअसल तुम्हें चिंता माँ की नहीं बल्कि इस बात की है कि वहाँ दीपू भी नहीं होगा और माँ भी नहीं। फिर घर का सारा काम तुम कैसे संभालोगी? तुम्हारी सारी परेशानी इसी बात को लेकर है। अंत में यह तय हुआ कि अगले दिन सुबह जब कबीर सोकर उठे तो उसे समझाया जाए कि दादी को साथ चलने के लिए राजी करें। उनकी उड़ान का समय शाम का था और माँ के सामान की पैकिंग के लिए इतना समय काफ़ी था। दूसरे दिन सुबह होते ही अपनी ऊनिंदी आंखें मलता मलता कबीर दादी की गोद में जा बैठा। दादी माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो जाऊं? भला क्यों? पोते के दोनों गाल चूम चूम कर दादी निहाल हुई जा रही थी। मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। माँ की समझ में सारी बात आ गई। धीरे से कबीर को गोद से नीचे उतार कर बोली, पहले जाकर नहाओ और दूध पियो। कबीर उछलता कूदता कमरे से बाहर भाग गया। थोड़ी थोड़ी देर में बेटा बहू किसी न किसी बहाने से माँ के कमरे में यह देखने के लिए आते जाते रहते कि वे अपना सामान पैक कर रही हैं या नहीं। किंतु माँ के कमरे में सब कुछ शांत था। वे तो रसोई में मिट्टी के तेल वाले स्टोव पर उन लोगों के लिए दोपहर का खाना बनाने में व्यस्त थीं। वे अशोक और कबीर की पसंद की चीज़ें दीपू की मदद से तैयार कर रही थी, जो थोड़े बहुत पुराने बर्तन उन लोगों ने छोड़े थे। उसी से वे अपना काम चला रही थी। माँ को पता भी ना चला कि कितनी देर से अशोक रसोई के दरवाजे पर खड़ा उन्हें देख रहा है। छाया भी उसी के पीछे खड़ी थी। सहसा माँ की दृष्टि उन पर पड़ी और एक पल को मानो उनका उदास चेहरा खिल उठा। ऐसे क्यों खड़े हो तुम दोनों? माँ पूछ बैठी। क्या आप छाया को माफ़ नहीं कर सकती माँ? बुझे स्वर में अशोक ने पूछा। आज तक और किया ही क्या है बेटा, माँ बोली। लेकिन बिना किसी प्रयत्न के अनायास मिला प्यार मूल्यहीन हो जाता है। इस बात को समझो बेटा। तुम्हारे और कबीर के बिना रहना मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन इस समय शायद इसी में हम सबकी भलाई है। अकेले घर संभालने में छाया को परेशानी तो होगी, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाएगी। दीपू के हाथ में खाने की प्लेट देकर माँ रसोई से बाहर आ गई। हाथ धोकर उन्होंने अपने कमरे में बिछे लकड़ी के तख्त पर खाना लगा दिया। दाल पूरी देखते ही कबीर खुश हो गया। मीठे में माँ ने खीर बनाई थी, जो अशोक और छाया दोनों को पसंद थी। सब लोग एक साथ खाना खाने बैठे। माँ के हाथ का खाना अब न जाने कब मिले, यह ध्यान आते ही मानो अशोक के गले में पूरी का कौर अटकने लगा। किसी तरह 2-4 कौर खाकर वह पानी का गिलास लेकर उठ गया। कैब में सामान रखा जा रहा था। माँ निर्विकार भाव से मूर्ति बनी बैठी थी। उनके पैरों के पास दीपू बैठा हुआ था। कभी वह अपने साहब को देखता और कभी माँ जी को।
मानो समझना चाह रहा हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा है या बुरा। माँ के पांव छूते समय अशोक के हृदय की पीड़ा उसके चेहरे पर साफ उभर आई। वह भरे गले से बोला, मैं हर महीने आऊँगा माँ, चाहे एक ही दिन के लिए आऊँ। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारा घर है बेटा, जब जी चाहे आओ, लेकिन मेरी चिंता मत करना। क्या आप सचमुच ऐसा सोचती हैं कि यह संभव है? कहते कहते अशोक का स्वर भर्रा उठा। माँ के पैरों के पास बैठा दीपू उठकर अशोक के सामने आ गया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, आप मान जी की चिंता ना करें साहब, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। आप हर महीने खुद ही आकर देख लेना। एक भरपूर नज़र उस 20 साल के दीपू पर सहसा डाल अशोक ने उसे चिपटा लिया। उस पल, उस घड़ी छाया उसकी दृष्टि में मामूली सी हो उठी थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।